जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में हम लोग समझेंगे राज्यपाल जी के बारे में। जी हाँ, इस समय दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, यानी कि हम लोग संविधान पढ़ रहे हैं। तो संविधान में दोस्तों हम लोग इम्पोर्टेंट चैप्टर को पढ़ रहे हैं, यानी कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछा जा सकता है या पूछा जा चुका है, हम लोग अभी तक उसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसी के क्रम में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे राज्यपाल जी के बारे में। ठीक है, कि इनकी नियुक्ति कैसे होती है, इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, इनका शक्ति एवं कार्य क्या होते हैं, और इन्हीं के से संबंधित सभी क्वेश्चनों को दोस्तों हम लोग इसमें पढ़ेंगे, सभी आर्टिकल को पढ़ेंगे। तो दोस्तों हम इसमें बात कर लें राज्यपाल, और ये 152 से लेकर 133 तक इनके अंतर्गत इसमें राज्यपाल जी से संबंधित बातें बताई गई हैं। देखिए दोस्तों, महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की हम लोग इसमें बातें करेंगे। ठीक है, और पिछले वीडियो की हम बात कर लें तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने लगभग प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीएम, हाँ, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, इन सभी के बारे में लगभग हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो इसी के क्रम में आज राज्यपाल जी को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्तों कि ये जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं वो कौन कौन से हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने की संभावना होती है। तो देखिए दोस्तों, 152 से लेकर हम लोग पढ़ेंगे 133 तक, पूरा नहीं पढ़ेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट है सिर्फ हम लोग उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो पूरा नहीं पढ़ेंगे, आप लोग परेशान ना हो। देखिए दोस्तों, इसमें हम लोग पढ़ेंगे 152, आर्टिकल 152 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए 152 में दोस्तों क्या बताया गया है कि जो राज्यपाल हैं इनके पद का वर्णन किया गया है। क्या है दोस्तों? राज्यपाल के पद का वर्णन किया गया है। राज्यपाल के पद का वर्णन किस में किया गया है? 152 में किया गया है। फिर 153 में दोस्तों बताया गया है कि प्रत्येक राज्यों के लिए एक एक राज्यपाल होंगे। जी हाँ, ये बताया गया है कि सभी राज्यों के लिए एक एक राज्यपाल होंगे। ठीक है, किस में बताया गया? 153 में बताया गया है। इसके बाद में दोस्तों आ गया 154। 154 में बताया गया है कि जो राज्यपाल हैं इनकी कार्य और इनकी शक्तियों का वर्णन किया गया है, इनके बारे में बताया गया है। किस में? तो 153 में। तो आइए देखते हैं दोस्तों हम लोग कि इनके कार्य एवं शक्तियाँ क्या क्या हैं, कुछ नज़र हम लोग उन पर डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो इनके कार्य होती हैं, इनकी जो शक्तियाँ होती हैं वो विधायी शक्ति, विधायी कार्य, विधायी कार्य या शक्ति आप मान लीजिए। तो नंबर 1 दोस्तों, जो मंत्रिमंडल होता है, जिस मंत्रिमंडल का बंटवारा होता है आप लोग जानते हैं, तो उस मंत्रिमंडल के जो बैठक होती है उसको बुलाना और बैठक की जो अध्यक्षता करना, तो वो सब कौन करता है? तो वो सब हमारे राज्यपाल जी करते हैं, यानी कि मंत्रिमंडल की बैठक को बुलाना, अध्यक्षता करना, नंबर 3 दोस्तों, इनके बिना, राज्यपाल के साइन के बिना राज्य में कोई भी बिल वो कानून का रूप नहीं ले सकता है। जब तक राज्यपाल जी हमारे किसी भी, मान लीजिए कि राज्य में बिल आता है, कोई भी बिल आता है किसी भी मुद्दे पर, तो वो बिल तब तक कानून का रूप नहीं लेगा तब तक जब तक उस पर राज्यपाल जी अपना साइन नहीं करेंगे, उसको अपना अंतिम मुहर उस पर मतलब नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो वो विथआउट साइन कानून नहीं बनेगा, विथआउट साइन कानून नहीं बन सकता। नहीं, समझ गए दोस्तों। और उसके बाद में जो मंत्री राज्यसभा है वहाँ पर उनकी जो बैठक होती हैं उनको बुलाना, ये सब काम किसका होता है? तो ये सब काम राज्यपाल का होता है। इसके बाद में दोस्तों हम लोग बात कर लें कि जब राज्यपाल के जो कार्यों की बात कर रहे हैं, तो इसके बाद जो सीएम हैं उनके उनकी जो नियुक्ति करते हैं तो कौन करते हैं? राज्यपाल जी करते हैं। उनका शपथ कौन करवाता है? तो राज्यपाल जी करवाते हैं। उनका त्यागपत्र कौन लेता है सीएम की? तो वो सब भी राज्यपाल जी लेते हैं। तो ये सब उनके कार्य एवं शक्तियों की बातें हो गई दोस्तों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग
देखते हैं। देखिए एक बात और आपको बता दें कि जो मंत्रिमंडल होता है इसका रियल हेड तो होते हैं सीएम, बट इसका जो हेड है, मान लीजिए कि वास्तविक हेड कौन हो गया, सीएम हो गए, पर इसका जो संवैधानिक हेड है वो कौन होगा, वो राज्यपाल जी होते हैं। ये इनके कार्य हो गए, ठीक है। और इसके बाद में दोस्तों हम लोग बातें करेंगे इनकी नियुक्ति के बारे में। तो इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति करते हैं दोस्तों प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। तो राष्ट्रपति जी किसके अनुसार करते हैं, तो जो केंद्र का जो मंत्रिमंडल होता है, ठीक है, जो केंद्र का मंत्री परिषद होता है उसके विचार विमर्श के आधार पर ही वो फैसला लेते हैं और राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। समझ गए आप लोग। इसके बाद में दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कार्यकाल की। तो इनका कार्यकाल कितना होता है, तो इनका कार्यकाल होता है 5 साल, ठीक है। 5 साल कार्यकाल होता है। और यदि उनको हटाने की बात कही जाए तो इनको बीच में भी हटाया जा सकता, 5 साल से पहले भी इन्हें सेवानिवृत्त किया जा सकता है, या इनको हटाया जा सकता है। वो कैसे, कि यदि मान लीजिए कि जो हमारे राज्यपाल जी हैं वो इलीगल कार्य कर रहे हैं, कानून वो संविधान का पालन नहीं कर रहे हैं, या उन पे कदाचार साबित हो, तो उस सिचुएशन में दोस्तों इन पे केंद्र संसद में इन पे बिल लाया जा सकता है और इनको उसके द्वारा इन्हें हटाया जा सकता है, ठीक है। तो कौन हटाएंगे, तो राष्ट्रपति जी हटाएंगे अपनी अंतिम अंतिम मतलब कि वो साइन करने के बाद केंद्र में, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों हम लोग योग्यता की बातें कर लेते हैं। तो इनकी योग्यता क्या होती है, तो लगभग वही होती है जो सीएम के लिए होती है, जो पीएम के लिए होती है, जो वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के लिए होती है। बस उसमें कुछ बातें अलग हैं, उन्हीं बातों को हम लोग इसमें समझेंगे। तो देखिए दोस्तों, नंबर 1, वह भारतीय नागरिक हो, ठीक है। भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। अब भैया देखिए, भारतीय नागरिक होना तो अनिवार्य है, हम पाकिस्तानियों को तो अपने यहाँ का सिम बना नहीं देंगे, या चीन वालों को तो यहाँ सिम बना नहीं देंगे कि क्या चौंची करें, ठीक है। तो इसलिए वो भारत का नागरिक होना अनिवार्य है कोई भी पॉलिटिकल पद को पाने के लिए। समझ गए आप लोग। इसके बाद में दोस्तों हम नंबर 2 की बात कर लेते हैं। तो अभी तक मैंने आपको बताया था कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उसकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, राज्यसभा का उसे बनने के लिए उसकी आयु 35 साल होनी चाहिए, 35 नहीं 30 साल होनी चाहिए, और प्रेसिडेंट बनने के लिए 35 साल होनी चाहिए। और इसके बाद में दोस्तों हम लोगों ने बात किया था कि विधानसभा और विधान परिषद में, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 साल, और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए 30 साल, और राज्यपाल बनने के लिए 35 साल। तो उसमें क्या हो गया दोस्तों, 35 साल, 35 ईयर आयु पूरी कर चुके हों उनके लिए। फिर वह लाभ के पद पर ना हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, ठीक है। लाभ का पद यानी कि गवर्नमेंट जॉब, लाभ का पद दोस्तों की बात कर लें तो लाभ का पद वो गवर्नमेंट जॉब, वो नहीं होना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों बताया गया कि वह पार्लियामेंट व विधानमंडल का पहले से सदस्य ना हो, ठीक है। नंबर 4 में दोस्तों बात कर लेते हैं कि वह पार्लियामेंट और विधानमंडल का पहले से ही सदस्य ना हो, ठीक है। तो ये हो गई दोस्तों इनकी एलिजिबिलिटी की बातें, जो इनको ये है जो नंबर 4 जो इनको अलग करता है, ठीक है। हम लोग बात कर लिया दोस्तों एलिजिबिलिटी के बारे में। यदि ये चारों एलिजिबिलिटी जिसके पास हैं तो वो गवर्नमेंट बनने के एलिजिबल माना जाएगा। समझ गए आप लोग। हम लोग शपथ की दोस्तों बात कर लेते हैं। शपथ कौन दिलाएगा, तो आप लोगों के मन में कहीं ना कहीं विचार आ गया होगा कि सीएम दिलाएंगे, है ना। मगर बात आपको ये बता दें कि जो सीएम होते हैं वो गवर्नर से जूनियर होते हैं, और जूनियर कभी भी अपने सीनियर को शपथ नहीं दिलाता है। समझ गए आप लोग। तो कौन दिलाएगा दोस्तों यहाँ पे, हाई कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के मान लीजिए का मेन जज यानी कि
मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, समझ गए दोस्तों। तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो राज्यपाल हैं उनको शपथ दिलाएंगे या दिलाते हैं। अब क्षमादान की दोस्तों बात कर लेते हैं। और हाँ, अभी तक जो हम लोगों को पढ़ना चाहिए हम लोग उसको छोड़ ही रहे हैं। वो क्या है दोस्तों कि देखिए 154 में कार्य एवं शक्तियों की बातें कही गई है। हम लोग आर्टिकल पढ़ ही नहीं रहे थे। देखिए 154 में कार्य एवं शक्तियों की बात, 155 में दोस्तों नियुक्ति की बातें कही गई हैं। इसके बाद में 156 में कार्यकाल के बारे में बताया गया जो कि 5 साल होता है। इसके बारे में योग्यता के बारे में 157 में बताया गया है। उसके बाद में दोस्तों शपथ के बारे में बताया गया है जो कि 162 में बताया गया है। इसके बाद में 161 में क्षमादान के बारे में बताया गया, जिस प्रकार 72 में बताया गया कि राष्ट्रपति किसी भी विक्टिम को जो मृत्यु की सज़ा पा चुका है उसको वो उसकी सज़ा माफ़ कर सकते हैं। तो आर्टिकल 72 के द्वारा वो ऐसा करते हैं, ये उनको अधिकार दिया गया है आर्टिकल 72 में। ठीक है। मर्सी पिटीशन यानी कि दया याचिका, दया याचिका कोई भी विक्टिम है जो मान लीजिए कि जिसको उम्र कैद या फांसी की सज़ा मिल चुकी है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो वो अगर चाहे तो 72 का प्रयोग करके वो दोषी हमारे जो राष्ट्रपति हैं उनके पास जा सकता है और अपनी क्षमा याचिका मानने की क्षमादान की गुहार लगा सकता है। बट डिपेंड करता है राष्ट्रपति जी के पास जी को पर कि वह मतलब उनको ये क्षमादान देते हैं या लटका देते हैं। समझ रहे हैं। तो देखिए इसमें 161 के तहत बताया गया है कि गवर्नर को भी क्षमादान देने का अधिकार है, बट कुछ इसमें कंडीशन है। वो कंडीशन है ये दोस्तों, राज्य सूची पर, राज्य सूची का मतलब दोस्तों कि वो अपने ही राज्य के नागरिक को सिर्फ और सिर्फ क्षमादान दे सकते, अपने ही राज्य के नागरिक को, पूरे देश के नागरिकों को नहीं, सिर्फ जिस मतलब राज्य के राज्यपाल हैं उसी राज्य के नागरिक को वो क्षमादान देने की इसमें बात कही गई है। उसके बाद में दोस्तों मृत्यु दंड पा चुके विक्टिम को माफ़ी नहीं। देखिए दोस्तों मृत्यु दंड, सुप्रीम कोर्ट से मृत्यु दंड पा चुके दोषी को ये जो राज्यपाल जी हैं वो उनको माफ़ी नहीं दे सकते, ये उनको अधिकार नहीं है। ये किसको है दोस्तों? तो ये है 72 यानी कि प्रेसिडेंट को। समझ आए? 72 के तहत प्रेसिडेंट को ये अधिकार है। ये पढ़ लिया हम लोगों ने। अब अध्यादेश की बातें कर लेते हैं दोस्तों। तो आप लोग जानते हैं कि कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमारे देश में जो संसद है वो नहीं चलती है, यानी कि संसद के जो सदस्य हैं वो नहीं आ पाते हैं संसद, अब मतलब लोकसभा और राज्यसभा में शामिल नहीं हो पाते। और ऐसे जो विधानमंडल होता है राज्यों में उसके भी सदस्य विधानसभा और विधान परिषद में किसी कारणवश मान लीजिए कि नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है। तो उस सिचुएशन में ये बताया गया है दोस्तों आर्टिकल 213 के तहत कि जो राज्यपाल जी हैं वही सिर्फ अपने ही साइन के द्वारा कोई भी अध्यादेश को ला सकते हैं और अपने साइन के द्वारा उसको कानून के रूप में बदल सकते हैं। तो यानी कि कानून बना सकते हैं। अपने ही साइन के द्वारा, यानी इसमें ये बताया गया है दोस्तों 213 में कि अपने ही साइन के द्वारा राज्यपाल जी किसी भी बिल को कानून के रूप में बदल सकते हैं या कानून उसको बना सकते हैं। ठीक है। अभी तक दोस्तों क्या होता है कि नॉर्मल टाइम में ये होता है कि किसी भी यदि बिल को बनाना है, यदि मान लीजिए कि सेंट्रल लेवल पर बनाना है, केंद्र के लेवल पर बनाना है पूरे देश के लिए, तो क्या होता है दोस्तों कि वो पहले लोकसभा में जाता है, लोकसभा में पास होता है, फिर राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा में जब पास होता है तो वो प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति जी के पास जाता है और राष्ट्रपति जी यदि उसको अपनी मंजूरी दे देते हैं और या अपनी साइन वगैरह सब कर देते हैं तो उसके बाद में वह बिल कानून का रूप ले लेता है। ठीक है। और सेम ऐसे ही दोस्तों बताया गया कि यदि राज्य स्तर पर कोई भी बिल लाया जाता है, ठीक है, किसी भी मुद्दे पर, तो क्या होता है दोस्तों कि वह पहले विधानसभा में
पारित होता है, वहाँ से फिर पास होता है वोटिंग के द्वारा, उसके बाद में वो विधान परिषद में जाता है, वहाँ पर पेश होता है वोटिंग के द्वारा, वहाँ भी पास होता है, फिर उसके बाद में लास्ट में राज्यपाल जी के पास जाता है। यदि राज्यपाल जी उसे अपनी मंजूरी दे देते हैं, समझ रहे हैं, अपनी मंजूरी दे देते हैं और साइन वगैरह सब कर देते हैं, तो उसके बाद में वह बिल कानून का रूप ले लेता है। समझ गए आप लोग, इसमें ये बात बताई गई। अब इसमें दोस्तों मनोनीत की बात कर लेते हैं। तो एक एंग्लो इंडियन किसमें दोस्तों, विधानसभा में, देखिए आर्टिकल 233 में, आर्टिकल 233 के तहत मनोनीत का अधिकार दिया गया है, किसे, राज्यपाल जी को, और किसमें, विधानसभा में, विधानसभा और विधान परिषद में, दोनों में दिया गया। पहले हम लोग विधानसभा की बातें कर लेते हैं। तो इसमें हम आपको बता दें कि आर्टिकल 333 का प्रयोग करके राज्यपाल जी विधानसभा में अपने सदस्य को मनोनीत करते हैं। विधानसभा में दोस्तों एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते हैं। मनोनीत का मतलब अपने मन से वो नियुक्ति करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, मनोनीत कहा जाता है। समझे, तो एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर दी कहाँ, विधानसभा में। उसके बाद में दोस्तों बताया गया है 1/6 सदस्य को विधान परिषद में, यानी कि ये बताया गया दूसरी बात, नंबर 1 ये हो गया, 1-2 हो गया, ये 1/6 सदस्य को विधान परिषद में राज्यपाल जी नियुक्त करते हैं, यानी कि वो अपने मन से 1/6 सदस्य को मनोनीत करेंगे। समझ रहे हैं आप लोग, विधान परिषद में, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं राष्ट्रपति शासन किस में पढ़ेंगे दोस्तों, 156 में। 356 में हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों, राष्ट्रपति शासन के बारे में पढ़ते हैं। मान लीजिए कि यदि किसी भी राज्य में वो राष्ट्रपति शासन 356 के तहत लग जाता है, ठीक है, तो क्या होगा, तो दोस्तों उस सिचुएशन में ये होता है कि ये जो राष्ट्रपति शासन 356 के अनुसार लगता है, तो क्या होता है जो दोस्तों कि वहाँ के जो सीएम हैं वो हट जाते हैं, यानी कि सीएम अपना त्यागपत्र दे देते हैं उस सिचुएशन में, उससे पहले दे देते हैं, ठीक है, लगने से पहले ही दे देते हैं, फिर लगता है ये सब। तो जब सीएम नहीं रहते हैं, तो उस समय पूरा कार्यभार, यानी कि उस राज्य का पूरा कार्यभार, उस राज्य की पूरी शक्ति, पूरा डिसीजन कौन लेता है दोस्तों, तो हमारे जो राष्ट्रपति शासन में राज्यपाल जी हमारे उस कार्य को करते हैं, यानी कि पूरे राज्य का जो कार्यभार है वो कौन संभालता है, तो राज्यपाल जी संभालते हैं। समझ रहे हैं। और उस सिचुएशन में दोस्तों जो मंत्री परिषद होता है, आपने ऐसे नॉर्मल टाइम में देखा होगा कि जो उसका मुखिया है वो कौन होता है, सीएम होते हैं, ठीक है। रियल कौन होता है, तो सीएम होते हैं। बट जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो उसके जो रियल हेड हो जाते हैं वो कौन हो जाता है, राज्यपाल जी हो जाते हैं हमारे। समझ गए आप लोग, ये हो जाते हैं हमारे रियल हेड। समझ रहे हैं। मंत्री परिषद का जब रियल हेड कौन हो जाता है दोस्तों, हमारे राज्यपाल जी हो जाते हैं आर्टिकल 356 लगने के बाद, ठीक है। अब हम लोग दोस्तों इसमें हम लोगों ने बातें कर लिया। अब हम लोग बातें करते हैं दोस्तों राज्य की कार्यपालिका के बारे में। राज्य की कार्यपालिका मतलब के कितने भाग हैं, यानी कि किस तरह से राज्य की कार्यपालिका बनती है, इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो राज्यपालिका जो दोस्तों वो 4 भागों से मिलकर बनी होती है या बनाई जाती है। तो वो कौन कौन से हैं दोस्तों, नंबर 1 राज्यपाल जी हो गए, उसके बाद हमारे सीएम हो गए, उसके बाद में दोस्तों मंत्री परिषद हो गया, उसके बाद में दोस्तों क्या हो गया, महाधिवक्ता। ये 4 लोग मिलकर क्या कहलाते हैं, राज्य की कार्यपालिका कहलाते हैं। तो ये हो गया सीएम, ये हो गया दोस्तों मंत्री परिषद, ये हो गया महाधिवक्ता। ये 4 लोग मिलकर क्या कहलाते हैं दोस्तों, राज्य की कार्यपालिका कहलाते हैं। और उसका जो हेड होता है वो कौन होता है, राज्यपाल जी होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने ये पढ़ लिया। मैं एक बार आप लोगों को और इन इम्पोर्टेंट आर्टिकलों का रिवीजन करा देता हूँ, ठीक है। देखिए 152 में बताया गया पद का वर्णन, 153 में बताया गया राज्यों के लिए एक एक राज्यपाल होंगे। उसके बाद में 154 में दोस्तों कार्य एवं शक्ति का
वर्णन किया गया है। 155 में दोस्तों इनकी नियुक्ति के बारे में बताया गया है और 156 में इनके कार्यकाल के बारे में बताया गया है, जो कि 5 वर्ष होता है। इसके बाद में दोस्तों आर्टिकल 157 में इनकी योग्यता एलिजिबिलिटी के बारे में बताया गया है। उसके बाद में दोस्तों 161 में क्षमादान के बारे में बताया गया है और फिर आर्टिकल 213 में अध्यादेश लाने की बात कही गई है। कौन लाएगा? तो राज्यपाल जी अपने साइन के द्वारा लाते हैं, उसको बिल में बदल देते हैं। और आर्टिकल 333 में मनोनीत की बात कही गई, जो कि अभी आप लोगों ने पढ़ लिया। और इसके बाद में दोस्तों आर्टिकल 356 के बारे में यानी 356 के बारे में बताया गया कि यदि राष्ट्रपति शासन लागू होता है राज्यों में तो उस सिचुएशन में क्या होता है, समझ रहे हैं। तो मैंने उस सिचुएशन में आपको बता दिया कि सारी शक्तियाँ, राज्य की सारी शक्तियाँ, सारे डिसीजन, सारे कार्यभार कौन संभालता है? तो हमारे राज्यपाल जी संभालते हैं। ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में लगभग हमने सब राज्यपाल से संबंधित सभी क्वेश्चनों को पढ़ लिया। आने वाले सभी क्वेश्चनों को लगभग हम लोगों ने उनको सॉल्व करने की कोशिश कर लिया। ठीक है। और यदि जो आपको ना समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। ठीक है। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगा, मतलब वीडियो आपको यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों? क्योंकि मैं अभी कॉन्स्टिट्यूशन के सीरीज को चला रहा हूँ, यानी कि संविधान आपको पढ़ा रहा हूँ। तो उसमें लगभग हम सभी जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल है देश में सबके बारे में हमको बताएंगे। और जितने भी आर्टिकल हैं संविधान में सभी को हम लोग लगभग आधे तो हमने पढ़ा ही दिया है, जो बच्चे उनको भी हम लोग पढ़ाएंगे और पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेके, जिससे कि मैं जो भी वीडियो डालूँ आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ठीक है। इस वीडियो में बस नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, धन्यवाद।